हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 17 है। इससे पहले 16 पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। ये 17 पार्ट है। मैं 1000 क्वेश्चन सीरीज चला रही हूँ। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आर्टिकल बताती हूँ। मैंने 195 तक आर्टिकल बता दिया था। अब उससे आगे की आर्टिकल मैं बताती हूँ। मैं कुछ कुछ आर्टिकल हर दिन बता रही हूँ। स्टार्टिंग से आप मेरी क्लास को फॉलो करोगे तो आपको वैसे ही मैं हर दिन थोड़ी आर्टिकल बताती हूँ, ताकि आप क्लास के दौरान ही आपको वो आर्टिकल याद हो जाए। फिर हम उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल आपका है 196। 195 तक पिछली क्लास में हुआ, तो आज 196 है। ये जो आर्टिकल है वो आपको राज्य विधानमंडल से संबंधित ये आर्टिकल सब है, ठीक है। तो 196 क्या बोलता है? विधेयकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। ये जो विधेयकों के पुनर्स्थापित 196 आर्टिकल बोलता है। 197 आर्टिकल में धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, ठीक है। 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा। ये विधान परिषद विधान मंडल की बात हो रही है इन आर्टिकलों में। 200 आर्टिकल क्या बोलता है? विधेयकों की अनुमति। 201 आर्टिकल बोलता है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। 202 आर्टिकल बोलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 आर्टिकल बोलता है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 अनुच्छेद बोलता है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 बोलता अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान, ठीक है फ्रेंड्स। तो 205 तक आज हम करते हैं। उसके आगे की आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास हेल्पफुल लग रही है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो है, मैं जो यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी की क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट की हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 दिसंबर और 20 जून 2021 का, क्योंकि जब कोविड के टाइम में कंबाइंड एग्जाम हो रहा था, 2 सेशन का एक एग्जाम में ले रहा था। तो ये 20 और जून 2021 का क्वेश्चन है। जो आपकी आगामी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या तो यूजीसी नेट दे रहे हो या किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें आपको लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन थोड़ी मॉडिफाई करके रिपीटेड होते हैं। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको आता है तो वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना और फिर आप उसकी रिवीजन करना। एग्ज़ाम के टाइम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं हमेशा अपने क्लास में, अगर आप मेरी पिछली क्लास नहीं देखे होगे तो मैं बताती हूँ कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल हो। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी पार्ट्स मैंने करा चुकी है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाना। और मैं जब टॉपिक कराती हूँ उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू कराती हूँ। ये तो मेरा अलग से 1000 क्वेश्चन सीरीज चल ही रहा है। उसके अलावा भी मैंने जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट्स कराए हैं उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू भी कराए हैं। और मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री की भी बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी, आप प्लीज़ उसे भी जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते, ठीक है। क्या है? सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते, ठीक है। मनुष्य को सामाजिक हितों के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते, नहीं बोल रहा है, ठीक है, नहीं दिए जा सकते। अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध? क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। अधिकार का स्वरूप सामाजिक विरोधी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अधिकार स्वार्थ दावे हैं? नहीं। तो देखो यहाँ पे नहीं लगा दिया। देखो ये क्वेश्चन सही होगा। और मैंने अधिकार टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप प्लीज़, अगर आपको अधिकार टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो मेरी 2 पार्ट में मैंने उसकी वीडियो बनाई है, और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैंने कराई है। आप प्लीज़ उसे देख लेना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या बोला, मनुष्य को समाज के हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो समाज के विरुद्ध तो अधिकार नहीं दिए गए ना, तो सही बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है,
और उदारवाद टॉपिक भी मेरे चैनल पे है, आप प्लीज़ उसे भी देख लेना। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता? ठीक है, सामाजिक उदारवाद, सकारात्मक स्वतंत्रता, पालने से कब्र तक कल्याण, न्यूनतम राज्य। तो न्यूनतम राज्य वो है नकारात्मक जो उदारवाद है, जो परंपरागत उदारवाद कह सकते हो, तो वो नकारात्मक न्यूनतम राज्य की बात करता है। वो सिर्फ पुलिस पहरे राज्य की, मतलब सिर्फ हमें राज्य का कार्य कुछ नहीं है, व्यक्ति को फ्री छोड़ दो और सिर्फ पुलिस राज की व्यवस्था करो, अपराध के मामले में बाकी सारा काम हम खुद करेंगे। और तो वही ये इसका ऑप्शन ये है। अगर आप मेरे चैनल पे आपको उदारवाद टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराए, प्लीज़ आप वो भी देख लेना। तो पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत मेन जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने कवर करा चुकी है, तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे पार्ट है पॉलिटिकल साइंस के लिए कि अगर आपका एक बार क्लियर हो जाए तो आपके मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और उसको जो सब्जेक्ट की जो समझ होती है वो आपकी अच्छे से विकसित हो जाएगी। हम एक प्रकार के इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिम उदारवादी लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह किसका विचार है? तो ये विचार आपको फ्रांसिस फुकुयामा का विचार है। इनकी बुक भी पूछी जाती है। ठीक है, देखो फ्रांसिस फुकुयामा के भी हम, ठीक है, इतिहास के अंश के, ठीक है, जाती एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, प्रारंभिक, देखो फिर उदारवाद से, प्रारंभिक उदारवाद को सीवी मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित किया है? तो ये अभिलक्षित किए है स्वतः उदारवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? देखो हमेशा, देखो यही सब हमारे एग्जाम में स्लिम मिस्टेक होता नहीं है कि आप पूछ रहा हाँ, तो इस पे बहुत गौर करके आप पढ़ना, तो क्या नहीं है। ठीक है, अलगाव का सिद्धांत उन्होंने दिया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही दिया है, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव ये उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? ऐसा हॉब्स बोलते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। ठीक है, देखो अब हॉब्स से रिलेटेड जितने भी कोटेशन है ना वो आप हॉब्स में लिख लो। देखो थिंकर के एक 2-4 पेज का हर थिंकर, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तो हमें ऑलरेडी पढ़ना भी है। बाकी और भी थिंकर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में जिससे आपको वन लाइनर आंसर क्वेश्चन मिलता है, तो उसके लिए भी मैं बोलती हूँ जो मेन थिंकर है उनका जैसे जैसे क्वेश्चन में आ रहा आप उनके लिए ना एक पेज छोड़ दो। इनके लिए तो खैर एक, मैं इनके लिए भी मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का भी क्लास लेके आऊँगी। ये मेरा सीरीज खत्म होता है तो उसके बाद मैं वो थिंकर का भी लेके आऊंगी। तो क्या बोलते हैं, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। देखो क्या है, जीवन एक शक्ति के बाद, ठीक है, जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है। ठीक है, मतलब वो इच्छा में बोलते हैं एक इच्छा खत्म तो बेचैनी होती रहती इच्छा की, वो मृत्यु के बाद ही खत्म होती है। अगला है, ये तो पता ही होगा, सबको पता है, द आर्ट ऑफ वार किसने लिखी? मैकियावेली, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर है अगला, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका फ्रेंच फैनन का है, फ्रेंच फैनन का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन से पंडित दीनदयाल के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, तो उन्होंने एकीकृत मानव दिया है, लोकतांत्रिक शासन दिया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अनु के रूप में मनुष्य का विचार, ये नहीं दिए हैं, बाकी ये तीनों उन्होंने दिया है। अगला है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की नागरिकता के संबंध में, ठीक है,
नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 इतना को लागू हुआ, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश के नागरिक भी हो सकते, ये नहीं हो सकता ना, हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है, दोहरी नहीं, ठीक है। तो कौन सा नहीं पूछा था ना, इसीलिए। पेरियार इस में किसके पक्ष में तर्क देते हैं? जाति आधारित सामाजिक, बिल्कुल भी नहीं, वो जाति को तो बिल्कुल वो मानते थे। मनुष्य की गरिमा, वर्ण, देखो ये सब मिलता है, देखो मनुष्य की गरिमा पे बल देते थे, देखो वर्ण व्यवस्था पे नहीं करते थे, जाति पे नहीं करते थे, भारत में हिंदू की प्रतिशत वृद्धि ये भी नहीं करते थे, ये मानव की मनुष्य की गरिमा की बात करते थे। कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? तो मार्क्स मानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है? देखो जनमत बनाना बिल्कुल है, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना बिल्कुल है, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना बिल्कुल, न्यायपालिका का नियंत्रण, ये देखो ये तो पढ़ के ही ऐसे ही आप लोग कर लोगे। देखो यूजीसी नेट का क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं होता है क्वेश्चन, बस एक बार आपकी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन से संविधानवाद की विशेषता नहीं है? ठीक है, संविधानवाद की, तो मूल्य आधारित अवधारणा, ठीक है, सांस्कृतिक आधारित अवधारणा, ठीक है, गतिशील अवधारणा, ठीक है, पार्टी आधारित अवधारणा, ये तो देखो ये सब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप पढ़ के समझ के आपको समझ में आ जाए कि नहीं यही आंसर है, आंसर खुद बोलता है कि नहीं मैं हूँ, अगर आपको एक बार थोड़ी सब्जेक्ट की समझ हो जाए तो। देखो क्या क्या है जरा देखते हैं, क्या क्या विशेषता है, विशेषता पे हम जो देखो, मूल्य आधारित अवधारणा, सांस्कृतिक आधारित अवधारणा, गतिशील है, सहभागी है, साधे से संबंधित अवधारणा है, संविधान पर आधारित अवधारणा, ठीक है, ये सब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत कार्यों और अन्य प्रतिमानित समूह कार्यों में भेद किया है? तो ये भेद किया है आलमंड और कॉलमैन ने, ठीक है, किसमें? अभिमुखीकृत प्रकार और अन्य प्रतिमान समूहों के कार्य में भेद किया। अगला क्वेश्चन है 17 है, निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? ठीक है, तो भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं। देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, बेसेनारा एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो देखो भारत न्यूक्लियर सप्लायर एनएसजी का सदस्य नहीं है। 1974 ईस्वी में भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण, जब पहला हमारा पोखरण हुआ था, के बाद न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का गठन किया गया। वर्तमान में इस ग्रुप में 48 देश शामिल है। इस ग्रुप में शामिल देशों के मध्य परमाणु सामग्री का आयात निर्यात बिना किसी लाइसेंस के किया जा सकता है। भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एमटीआर का सदस्य 2016 में बना था। भारत इस समूह में शामिल होने वाला 35वां राष्ट्र था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एजी सहित भारत में 42 सदस्य हैं, भारत सहित 42 सदस्य हैं। 2017 में वेसेनारा अरेंजमेंट में 42 सदस्य 42वां सदस्य बना। यह परंपरागत और दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात नियंत्रण वाला करने वाला समूह है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवाद सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? नव यथार्थवाद, ठीक है, केंद्रीय विषय नहीं है। पहला है, कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं। सेकंड है, कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। सी है, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। सी है, कर्ताओं के अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन क्या नहीं है? तो यह है, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सतत विकास का लक्षण नहीं है? सतत विकास का लक्षण अनियंत्रित विकास, पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत का आधार, पर्यावरण के हास्य के बिना विकास। देखो पढ़ लो तो अब खुद ही पता चले, अनियंत्रित विकास नहीं, नियंत्रण में विकास ना। अनियंत्रित विकास करेंगे तो हम पर्यावरण को कैसे बचा पाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांत ने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है? ये भी ना मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछ ही रहा, अर्ध परिधि कोर
तो इमेनुअल बॉलस्टेन, ठीक है। अगला है 2014 में नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह के दौरान किस संगठन के नेता को आमंत्रित किया था? तो सार्क संगठन के नेता को आमंत्रित किया था। भारत की प्रवासी नागरिकता OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? तो इनको नागरिक के रूप में राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन पर्यंत वीजा प्राप्त हो जाती है, आर्थिक क्रियाओं का अधिकार, मतलब वो कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन नागरिक के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं, यानी वोट डालने का अधिकार उनको नहीं है। अगला है 2020 में भारत में US के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 2020 में भारत ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया था। अगला है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा, ये तो सब मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। ये सब जीके में भी पूछता है, जीके का पार्ट है ये सब। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? 6 माह तक। उसके बाद फिर वो चुनाव होगा राष्ट्रपति का। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 द्वारा चुनाव प्राप्ति के अधीन निर्दोषों नियंत्रण की शक्ति कब से लागू होता है? तो ये 26 नवंबर 1949 से ही लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को हमारे संविधान में प्रवेश मिला था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय शासन यानी पंचायत से संबंधित नहीं है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है, ठीक है। तो देखो, संविधान स्थानीय स्वशासन हमारे संविधान के भाग 9 में है। इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं, और ये 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका है, और नगरपालिका में 18 विषय हैं, ठीक है। पंचायत में तुम्हारा 29 विषय, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। नगरपालिका में 18 विषय है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? अभिलक्षण नहीं है किसका? सामाजिक सक्रिय समूह, सोशल एक्शन ग्रुप का। तो देखो, वे गैर स्वायत्त शासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। क्या नहीं है? ये नहीं है, बाकी ये सब है। तो क्या क्या है? वे पक्षपाती समूह है, वे गैर संस्थानिक समूह है, वे गैर व्यावसायिक संरचना है। तो ये कौन सा नहीं है? वे गैर स्वायत्त शासी समूह है जो सरकार से समर्थन पर आश्रित है, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? तो ये ग्रेवियल ऑस्टिन ने दी है। किसकी संज्ञा दी है? भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अभी की चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? ठीक है, बहुदलीय प्रणाली, गठबंधन का निर्माण, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थितिकरण, तो ये नहीं है, बाकी ये सब है। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? जब वो कोविड आया था उस समय, तो कितने को हुआ था? 12 मई 2020 को। ये आपको टीजीटी पीजीटी में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप प्लीज इस डेट को याद रखिए। जैसे याद तो रहेगा, बट ये 12-20 तो याद रहेगा, लेकिन ये 12 मई मतलब 12-12 डेट दिया तो कंफ्यूजन हो जाती है। ये सबको याद रखना, ठीक है। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, पोस्ट कॉर्प किसने बताया? देखो, यही सब मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ये यूजीसी नेट 2020 का क्वेश्चन है ये, लूथर गुलिक और उर्विक, ठीक है। ये तो आपको पता है। देखो, पी पोस्ट कॉर्प का क्या मतलब? पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग या कार्मिक कार्य, डी फॉर डायरेक्शन, एस सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में किसने लिखी? तो ये लिखी ऑसबोर्न गैबलर। अगला, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे बोला जाता है? तो फ्रेडरिक रिक्स को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव संबंधी सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। अगला है श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। औपचारिक तत्व समग्र संगठन उत्पाद के महत्व की भूमिका निर्वाह नहीं करता, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं, तो सी इज आंसर, ऑप्शन सी। 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की कल्पना की थी, तो सब सहारा अफ्रीका। ठीक, ऑप्शन सी। शासन शब्द गवर्नेंस प्रथम बार आधिकारिक तौर पर 1982 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था और शासन शब्द का प्रयोग करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। विश्व बैंक ने इसे विकास के नए उपागम के रूप में विशेष रूप से विकासशील देशों जैसे सब सहारा अफ्रीका आदि के संदर्भ में परिवर्तित करके फिर से प्रस्तुत किया। इसका अर्थ है राष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है, किसने कहा लोक प्रशासन राजनीति के रूप में निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, तो ये बोले वुड्रो विल्सन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 39, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी है? रेनो स्टॉर्म ने दी है। अगला है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो शिकागो विचारधारा में सबसे वो है मिल्टन फ्राइडमैन। निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। अब मैंने स्वतंत्रता टॉपिक भी बहुत अच्छे से बताया, कौन सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है, कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। तो आप अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको स्वतंत्रता टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो कौन सा क्या बोल रहा है? सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, यानी कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के। तो देखो ऑप्शन है टीएच ग्रीन कौन है? सकारात्मक स्वतंत्रता के है। देखो तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम, ये हो गए आपके, यानी ये नकारात्मक स्वतंत्रता के हो गए, ये दोनों सकारात्मक स्वतंत्रता के हो गए। ठीक है। अगला है अनुदार के मूल विश्वास परंपरा, बिल्कुल सही बात है। पद सोपानी की सत्ता, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक उदारवाद, तो ये ए बी सही होगा। अनुदारवाद बोलो, रूढ़िवाद बोलो, ट्रेडिशनलवाद बोलो, यही है अनुदारवाद। निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जेएस मिल द्वारा किया गया? महिलाओं के अधिकार, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, किसका किया गया? तो देखो इसका तो नहीं, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद नहीं किया, तो उन्होंने चेंज किया था। तो इसका आंसर ये और ये है। ठीक है। प्रतिशतात्मक की बात नहीं करते हैं, तो महिलाओं के अधिकार, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, तो ए और सी इज द राइट आंसर। अगला है 44, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सही है, सॉरी। देखो हीगल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर हो। ठीक है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं, उनका मानना है कि महिला तार्किक क्षमता कम होती है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं था, नहीं, लेकिन उनका ये डी तो नहीं होगा, मतलब कौन सा सही है? डी नहीं होगा, क्योंकि उनका युद्ध में विश्वास था। अगर होता कि उनका युद्ध में विश्वास है तो सही होता। तो देखो ए तो सही है और डी गलत है, ये हमें पता है पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए और बी, ये दोनों सही है। ठीक है। ये दोनों गलत है, सी और डी गलत है, डी तो गलत है। तो आपका आंसर होगा ए और बी। देखो सबसे पहला देखो इसको, इस आंसर को हमको हमें नहीं आता तब भी हम कर लेते। कैसे कर लेते बताती हूँ मैं। ये आदर्शवादी थे लेकिन इन्हों युद्ध में विश्वास था। ठीक है। पहले तो ये तो सबको पता होगा, तो ए तो होगा, तो ये कट गया और ये कट गया। ठीक है। पहले ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि ये तो इनके फेमस कोटेशन है ना, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रतम रूप है, ये मतलब लंबा सा लाइन है, उनका फेमस कोटेशन। ये तो सही है। अब हमारे पास क्या बचा?
ये ए सी और ए बी में क्या, तो सी देखते हैं। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, नहीं, उन्होंने सिविल सोसाइटी की धारणा को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन ए और बी सही होगा। अगला है 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन के बारे में सही है? वे उपनिवेशों से प्रभावित थे, ठीक है। वे युक्तिवादी थे और एकेश्वर के समर्थक थे। वे नास्तिक थे। देखो अब इसमें क्या है ना कि तुम सबसे पहले सी को कट कर दो, ठीक है। सी के कट करोगे तो तुम्हारा तीनों आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वो नास्तिक तो थे नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोल रहा है। देखो उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। उन्होंने समाज सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मतलब सब सही है, ठीक है। 47 श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? तो देखो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पश्चात जनधारणा से भिन्न है। अवयवी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्रवाद। तो ऑप्शन ए बी और सी इज राइट आंसर। भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्रवाद ये नहीं है, बाकी ए बी सी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। 48 निम्नलिखित में तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्त है। इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणा का मसला, खोज के केंद्र परिभाषा, सिद्धांत निर्माण। तो ए बी सी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 49 है आपका तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के संचार सिद्धांत से संबंधित। देखो राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है, ठीक बात है। इसके सिद्धांत गतिशील के लिए समय स्थान समस्थित के रूप में कार्य करते, ठीक है, ए भी सही है। अब अगला देखते हैं। संचार का प्रकार पर बल दिया जाता है, निर्माण प्रकार को अधिक महत्व दिया जाता नहीं। तो ए और बी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 50 है। निम्नलिखित में से कौन से नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारक है? नव उपनिवेशवाद के, ठीक है, उपनिवेशवाद से भी क्वेश्चन आता ही है। देखो तो कौन सा उभरने का कारण? यूरोपीय शक्ति की कमजोर स्थिति, नव उपनिवेशवाद, ठीक है, यूरोपीय शक्ति की कमजोर स्थिति, साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतना में वृद्धि, भारत की विदेश नीति, जापान की विदेश नीति। देखो अब इसको कितना आसान क्वेश्चन बना दिया। ये इसकी विदेश नीति क्यों होगी? तो ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने 2020 और 21 के यूजीसी नेट के 50 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं अगला 50 क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है वैसे क्लास लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।